स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। तो दोस्तों, हमने भारत में यूरोपियों के आगमन का पहला लेक्चर कर लिया है। अब हम इसमें अंग्रेज़ों के आगमन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूरोपियों के आगमन में हमने पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश ये सब मैंने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 2 है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शक्तिशाली मुगलों का पतन शुरू हो गया था। औरंगजेब 1658 से 1707 के शासनकाल ने भारत में मुगल सत्ता के अंत की शुरुआत हो गई। बाद में मोहम्मद शाह के शासन के दौरान हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। मराठों ने शाही सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि कई क्षेत्रीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। मुगलों के सामने चुनौतियाँ, बाहरी चुनौतियाँ। नादिर शाह का आक्रमण 1738 और 39। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो 1738 और 39। कारनाल की लड़ाई 1739। कारनाल की लड़ाई 1739 में मुगल सेना को हराया। नादिर शाह का आक्रमण 1738-39 में मुगल सेना को हराया। मुगल शाह को बंदी बना लिया और मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और कई मूल्यवान वस्तुएं मुगलों से छीन ली गईं। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु के पश्चिम में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र हासिल कर लिया। इस प्रकार भारत एक बार फिर उत्तर पश्चिम में होने वाले हमलों के प्रति असुरक्षित हो गया। अब देखिए, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। वर्ष 1757 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट की निगरानी के लिए एक अफगान कार्यवाहक को शासन सौंप दिया। अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट और नजीब उद दौला रोहिल्ला प्रमुख को मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी, जिसे अब्दाली के एजेंट के रूप में कार्य करना था। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में हुई। 1761 में अब्दाली भारत वापस आया। उसने उन सभी मराठों को हराया जिन्होंने रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हम देखिए, औरंगजेब के बाद कमजोर शासक बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, इसे शाह-ए-बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मराठों, राजपूतों और जाटों के साथ शांति नीति अपनाई। बाद में सिख नेता बंदा बहादुर विद्रोह हुआ। जहांदार शाह 1712 से 13। जहांदार शाह जुल्फिकार खान की मदद से सम्राट बने, जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने साम्राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए इजारा प्रणाली की स्थापना की। जहांदार शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया। फर्रुख सियासन 1713 से 1718। वह सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से जहांदार शाह की हत्या के परिणाम स्वरूप सत्ता में आया, जो बाद में उनके दरबार में वजीर और मीर बख्शी बन गया। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, जैसे कि जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने जैसे कदमों में देखा गया। उस वर्ष 1717 का फरमान देकर अनजाने में अंग्रेजों को आगे बढ़ाने में सहायता की। बाद में वर्ष 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालीजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुख सियर को गद्दी से हटा दिया। इस प्रकार फर्रुख सियर अपने सरदारों द्वारा मारा जाने वाला पहला मुगल सम्राट बन गया। रफ़ी-उद-दरजात 1719। सभी मुगल शासकों में उसका शासनकाल सबसे छोटा था। रफ़ी-उद-दौला 1719। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। उन्हें सैयद बंधुओं द्वारा सिंहासन पर बिठाया गया था, जिन्होंने सत्ता केंद्रित कर ली थी। रफ़ी-उद-दौला। अब देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक इसने शासन किया। इन्होंने निजामुल मुल्क की मदद लेकर सैयद भाइयों को मार डाला, जिनके बाद हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन्होंने कारनाल की लड़ाई 1739 में नादिर शाह से हार का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें कैद कर दिया। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। उन्हें एक सक्षम शासक के रूप में देखा गया, जिसने राज्य मामलों को रानी माँ उधम बाई के हाथ में छोड़ दिया। बाद में उधम बाई को किबला-ए-आलम की उपाधि दी गई।
अहमद शाह बहादुर के शासन काल में किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई, तो उधम भाई को दी गई। अब देखिए आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 वह सम्राट जहांदार शाह का पुत्र था। ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जनवरी 1757 में दिल्ली पहुंचा। उसके शासनकाल के दौरान जून 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई और आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। प्लासी की लड़ाई और आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई। शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806 उसके शासनकाल में दो निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, बक्सर की लड़ाई 1764, इलाहाबाद की संधि 1765 में हस्ताक्षर किए गए। शाह आलम द्वितीय के समय उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार देने का एक फरमान जारी किया तथा उन्हें अंग्रेजी संरक्षण में ले गया और उन्हें अंग्रेजों द्वारा पेंशन दी गई। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और वर्ष 1835 में उसके शासनकाल में के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मुगल सम्राट की अधीनता के रूप में संदर्भित करना बंद कर दिया और सम्राट के नाम वाले सिक्के का उत्पादन बंद कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से वो था अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया और बाद में उन्हें अंग्रेजों को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। पतन के कारण औरंगजेब के अत्यधिक विस्तार ने संसाधनों पर दबाव डाला, सहयोगियों को अलग थलग कर दिया, जिससे मुगल प्रशासन का निर्माण हुआ। व्यापक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारियों के पास शासन कौशल अभाव था, जिससे गिरावट तेज हो गई। इससे धन उनका ध्यान सैन्य से विलासिता की ओर स्थानांतरित हो गया। अदालती गुटों ने स्थिरता को नष्ट कर दिया। एक त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकारी प्रणाली के कारण ऐसा हुआ। सत्ता संघर्ष, पेशवाओं के अधीन मराठों उत्तान ने सत्ता को चुनौती दी, जबकि सैन्य वफादारी कम हो गई। कमांडरों के लिए अनुशासन को कमजोर करने तथा छापों और कुप्रबंधन से आदि कठिनाइयां समाप्त हो गईं। जागीरदारी प्रणाली में वित्त और प्रतिस्पर्धा ने कुलीन प्रतिद्वंद्विता को तीव्र कर दिया। इससे विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा मिला। विद्रोहों, विदेशी आक्रमणों, नादिर शाह अब्दाली ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। इससे यूरोपीय उपस्थिति उजागर हो गई और व्यापार एवं युद्ध में ठहराव आया। क्षेत्रीय राज्यों का उदय, औरंगजेब के शासन के काल के दौरान जाट, सिख, मराठा जैसे क्षेत्रीय गुट मुगलों का खिताब उठ खड़े हुए। मुगलों का नियंत्रण कमजोर हो गया। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम द्वारा राजपूत शक्ति पर अंकुश लगाने के प्रयास को बढ़ावा मिला, जिससे फैली शांति भविष्य में गठबंधनों को कठिन बना रही थी। क्षेत्रीय राज्यों का वर्गीकरण, स्वतंत्र राज्य, ऐसे राज्य जो मुख्य रूप से मुगलों की अपने प्रांतों पर कमजोर पकड़ के कारण अस्तित्व में है। मैसूर और राजपाट इसके उदाहरण है। उत्तराधिकारी राज्य, ये पूर्व मुगल प्रांत थे जो साम्राज्य के अलग होने के बाद अलग अलग राज्यों में परिवर्तित हो गए। हालांकि उन्होंने मुगल शासक की सर्वोच्चता का विरोध नहीं किया, लेकिन उनके राज्यपालों द्वारा लगभग स्वतंत्र और वंशानुगत शक्तियों के निर्माण ने इन क्षेत्रों में स्वशासित शासन के उदय का संकेत दिया। अवध, बंगाल और हैदराबाद इसके उल्लेखनीय उदाहरण है। नवीन राज्य, ये राज्य मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले गुटों द्वारा स्थापित किए गए थे। मराठा, सिख और जाट इसके प्रमुख उदाहरण है। हैदराबाद, इसकी स्थापना खिलिज खान ने की थी, जो निजामुल मुल्क के नाम से मशहूर थे। उन्होंने पहले मुगल साम्राज्य के तहत वजीर के रूप में कार्य किया, लेकिन बाद में उनका मोहभंग हो गया। शंकरखेड़ा का युद्ध की लड़ाई 1724, खिलिज खान ने दक्कन के मुगल वायसराय को हराया, नियंत्रण ग्रहण किया। वह वायसराय बन जाता और खुद को आसफ जहां की उपाधि प्रदान करता। शंकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई, तो 1724 में हुई। खिलिज खान ने दक्कन के मुगल वायसराय को हराया और नियंत्रण ग्रहण किया। वह वायसराय बन जाता और खुद को आसफ जहां की उपाधि प्रदान करता। अवध, शहादत खान द्वारा स्थापित। अवध किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो शहादत खान के द्वारा स्थापित किया गया, जिसने बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। शहादत खान ने नादिर शाह के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। उसे भारी लूट की मांग कर उसके ऊपर सफदरजंग अवध के नवाब बने। बंगाल, मुर्शिद कुली खान द्वारा स्थापित, जो बाद में उनके बेटे शुजाउद्दौन को हस्तांतरित हुआ। बाद में अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाली और वार्षिक कर देकर राज्य को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया। मैसूर, शुरुआत में मैसूर वडेयर राजाओं का शासन था। हैदर अली ने सत्ता संभाली, अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध में शामिल रहे। केरल, मार्तंड वर्मा
के अधीन केरल संप्रभु राज्य बन गया, जिसकी राजधानी त्रावणकोर थी। उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए और अपनी सेना को पश्चिम सिद्धांतों के अनुसार संगठित करने का प्रयास किया। जाट वर्ष 1969 में गोकुला ने मथुरा में मुगलों के खिलाफ पहले विद्रोह का नेतृत्व किया, हालांकि यह सफल नहीं हुआ। बाद में चूड़ामन और बदन सिंह ने सफलतापूर्वक भरतपुर राज्य की स्थापना की। सबसे उल्लेखनीय जाट नेता सूरजमल थे, जिन्होंने आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को शामिल करने के लिए क्षेत्रों का विस्तार किया। सूरजमल के बाद जाट राज्य छोटी छोटी रियासतों में विभाजित हो गया। औरंगजेब का शासनकाल सिख 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में औरंगजेब द्वारा हिरासत में लिया गया और मौत की सजा दी गई, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब का खुलकर विरोध किया और अपने अधिकार धर्म की रक्षा के लिए सिखों को एक हिंसक समूह में बदल दिया। बाद में वर्ष 1760 में बंदा बहादुर सिखों के नेता बने, लेकिन युद्ध में मारे गए। बाद में रणजीत सिंह ने पंजाब क्षेत्र में 12 मिसलों संघों को मिलाकर एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना की। वह सुकर चकिया मिसल के नेता महान सिंह के पुत्र थे। रणजीत सिंह वह सुकर चकिया नेता महान सिंह के पुत्र थे। सतलुज से झेलम तक फैले क्षेत्र को रणजीत सिंह ने अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में उन्होंने 1814 में अमृतसर, 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करके सिंह सतलज क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार को मान्यता दी। हालांकि जैसे उनका शासनकाल समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें वर्ष 1838 में शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को पंजाब से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। पेशवाओं के नेतृत्व में वे मुगल शासन के सबसे प्रबल विरोधियों के रूप में उभरे। उन्होंने मुगल प्रभुत्व के मुख्य उत्तराधिकारी होने के अधिकार का दावा किया। हालांकि वे पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से हार गए और उनके शासन के तहत कभी भी समान भौगोलिक विस्तार प्राप्त नहीं कर सके। रोहिलखंड और फर्रुखाबाद नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगलों के कमजोर होने के बाद रोहिलखंड साम्राज्य की स्थापना अली मुहम्मद खान ने की। फर्रुखाबाद साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के पूर्व क्षेत्र में एक आगमन मोहम्मद खान बंगश ने की थी। क्षेत्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएं अधिकांश ने मुगल साम्राज्य के आधिपत्य के नाम के लिए स्वीकारा किया और कुछ इसे नकारना जारी रखा। इन राज्यों में क्षेत्रीय राजनीति का उदय हुआ, जिसमें प्रांतीय शासकों को स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थानीय हितों की रुचि लेनी पड़ी। सुदृढ़ वित्तीय, प्रशासनिक और सैन्य गठबंधन पर आधारित प्रणाली विकसित करने में विफलता ने उनके विकास को सीमित कर दिया। पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच लगातार युद्ध ने इन सभी राज्यों को इस हद तक कमजोर कर दिया कि मुगलों के बाद अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी शक्ति शून्य से भरने में सक्षम नहीं थी। कृषि आय में आई गिरावट तथा जागीर चाहने वाले मनसबदारों की संख्या में वृद्धि के कारण जागीरदार संकट गहरा गया। कला, वास्तुकला और संस्कृत का विकास बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया। सवाई जयसिंह ने गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण कराया। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई। अंत में उन्होंने जीज मोहम्मद साहिब की तैयारी की, जो लोगों को खगोल विज्ञान के अध्ययन करने में मदद के लिए समय सारणी का एक सेट था। केरल में पद्मनाभपुरम महल का निर्माण कराया। भाषा एवं साहित्य उर्दू शायरी 18वीं शताब्दी में मौर्य, सैयद नाजीर और मिर्जा गालिब जैसे प्रमुख कवियों के साथ फली फूली। मलयालम साहित्य त्रावणकोर शासकों द्वारा समर्थित था, जिसमें कुंचन और नाम्बिया जैसे प्रभावशाली कवि शामिल थे। तमिल में सितार कविता तायुम नावर द्वारा मंदिर शासन और जात की आलोचना के साथ उभरी। पंजाबी महाकाव्य वारिस शाह ने हीर झांझा पर एक प्रसिद्ध रोमांटिक कृति लिखी। सिंधी साहित्य अब्दुल शाह लतीफ़ द्वारा समृद्ध। उन्होंने रिसालो लिखा। विधवा पुनर्विवाह को हतोत्साहित किया था। राजा सवाई जयसिंह और परशुराम भाऊ के प्रयासों, जिनमें विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना विफल रहा। शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, साहित्य, कानून, धर्म, तर्क पर केंद्रित थी। विज्ञान एवं तकनीक की कमी थी। प्राथमिक विद्यालय, मकतब, मुस्लिम और पाठशालाएं हिंदू मुख्य रूप से गणित पढ़ने के लिए लिखने के लिए थे। उच्चतर शिक्षा बिहार और बंगाल के चतुष्पठियों
तथा टोल जैसे केंद्र संस्कृत एवं फारसी में विशेषता रखते थे। मदरसों में अरबी और कुरानी का अध्ययन पढ़ाया जाता था। व्यापार और उद्योग आत्मनिर्भर था। भारत एक निर्यातक और सोने और चांदी के साथ व्यापार को संतुलित करता था। आयात मोती, रेशम, ऊन, चाय, मसाले, दवाइयाँ, सोना आयात होता था। निर्यात सूती वस्त्र, रेशम, अफीम, मसाले, कीमती पत्थर। वस्त्र क्षेत्र थे ढाका, सूरत, पटना, कश्मीर। नौसेना जहाज निर्माण था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरल, कालीकट, क्लोन में प्रमुख। शिवाजी के नौसेना ने पुर्तगालियों का सामना किया। व्यापार संचालन की समानता बाद में यूरोपीय जहाज बनाए रखे। बाद में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार से दृढ़ीकरण। बाद में ब्रिटिश सफलता के कारण अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, सैन्य कमांडर, साथ ही रणनीतिक थी तो उन्हें बेहतर शासकों की तुलना में बेहतर स्थिति में थी। वेतन भुगतान के लिए नियमित प्रणाली ने सैनिकों को प्रेरित किया और वफादार बने रहने में मदद की। भारतीय शासकों की तुलना में अंग्रेजों के पास एक पेशेवर सेना थी और वे कभी कभी भाड़े के सैनिक भी रखते थे। योग्यता के महत्व को दिया जाता था क्योंकि कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों में उनकी विश्वसनीयता और कौशल के आधार पर प्रभार दिया जाता था। इनकी जाति या कबीले की वफादारी के आधार पर न की। भारतीय पक्ष में हैदर अली, टीपू सुल्तान, खिलजी खान जैसे प्रभाव नेतृत्व करता थे, लेकिन उनका समर्थन करने के लिए दूसरी पंक्ति का कोई नेतृत्व नहीं था। हमेशा कंपनी द्वारा आर्थिक लाभ पर केंद्रित किया गया, जिसे युद्धों का वित्त पोषण कर सके, साथ ही अपने शेयरधारकों को भी खुश कर रख सके। जबकि मराठों जैसे प्रतिस्पर्धियों को कराधान के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के लिए अपने सैन्य अभियान बंद करने पड़े। कमजोर और विभाजित भारतीयों में एकीकृत राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उन्होंने आर्थिक रूप से समृद्ध ब्रिटिश लोगों का सामना किया जो भौतिक उन्नति में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव की गर्व करते थे। ब्रिटिश पूर्व बंगाल की स्थिति। बंगाल एक समृद्ध प्रांत था जो यूरोप की सोया, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, कपास, कपड़ा, हस्तशिल्प निर्यात करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का निवेश 1630 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चारों ओर से निवेश किया। इनमें से इसका 60% एशियाई आयात केवल बंगाल से होता था। बंगाल के शासकों का कालानुक्रम। मुर्शिद कुली खान ने 1717 से 1727 बंगाल के दीवान के रूप में शासन किया। बाद में इनके नवाब शुजाउद्दौला ने वर्ष 1739 में शासन किया। इसके बाद सरफराज खान ने 1 वर्ष तक शासन किया। अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार डाला और 1756 तक शासन किया। उसने मुगल सम्राट को भेंट देना भी बंद कर दिया। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी उसका पोता सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध 1757। युद्ध का प्रारंभ सिराजुद्दौला के दरबार में आंतरिक प्रतिद्वंद्विता प्रचलित थी। मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य लोग अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा व्यापार विशेषाधिकार बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अंग्रेज इस बात से चिंतित थे कि सिराज बंगाल में उनके हितों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ मिलीभगत कर रहा। ब्लैक होल त्रासदी ने ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच घर्षण को और अधिक बढ़ा दिया। सिराज की प्रक्रिया। ब्रिटिश सैन्य जमावड़े से चिंतित सिराज ने जून 1756 में कलकत्ता, अलीनगर पर कब्जा कर लिया। क्लाइव की निर्देश सिराज के आंतरिक प्रतिद्वंदियों के साथ गठबंधन बनाए, जिससे ब्रिटिश जीत सुनिश्चित हुई। युद्ध और उसके परिणाम। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ अन्य लोगों के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया जो नवाब के गद्दार थे। षड्यंत्र के कारण अंग्रेज आसानी से युद्ध जीत गए। अब अंग्रेजों के पास बंगाल का विशाल संसाधन था। मीर जाफर और नवाब। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और उसने अंग्रेजों को धन के साथ 24 परगने की जमीन भी दे दी। अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक रेजिमेंट तैनात किया। कलकत्ता पर उनकी संप्रदाय मान्यता दी गई। मीर जाफर पर बंगाल का शासन। मीर जाफर का बंगाल पर शासन। अंग्रेजों से परेशान होकर मीर जाफर ने डचों के साथ षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। 1759 में बेदरा की लड़ाई हुई और अंग्रेज जीत गए। कलकत्ता के गवर्नर वाइनस्टाड ने मीर कासिम, मीर जाफर के दामाद का समर्थन किया और 1760 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले कंपनी को सौंप दिए। कंपनी के सिलाट को चूना व्यापार में आधा हिस्सा मिलेगा। मीर कासिम को कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने के साथ साथ दक्षिणी भारत में उसके युद्ध प्रयासों के वित्त पोषण में मदद करने को कहा गया। इस बात पर सहमत हुए कि मीर कासिम के शत्रु कंपनी के शत्रु थे, उसके दोस्त कंपनी के दोस्त थे। मीर कासिम एक सक्षम शासक था जिसने बंगाल को मजबूत करने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। नौकरशाही के पुनर्गठन
और फिर तैयार करने जैसे कदम उठाए। बक्सर का 1764 मीर कासिम ने स्वतंत्रता का दावा किया, जिससे कंपनी के उम्मीदवारों पर पानी फिर गया। कंपनी ने अपने दस्तक व्यापार परमिट का प्रयोग किया, जिससे नवाब को वित्तीय नुकसान हुआ। इस तरह तनाव पैदा हुआ। मीर कासिम ने कर्तव्यों को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया और जवाब में मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ बनाया। युद्ध और उसके परिणाम। मेजर हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और मीर कासिम तथा उसके सहयोगियों पर निर्णायक जीत हासिल की। मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए, जिससे अंग्रेज उस क्षेत्र का प्रभुत्व हो गया। इलाहाबाद की संधि। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ संपन्न हुई। नवाब शुजाउद्दौला वे इस बात पर राजी हो गए इलाहाबाद और कारा के क्षेत्र को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप देंगे। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसके संपत्ति का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा। शाह आलम द्वितीय वे कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में निवेश करने पर सहमत हुए। 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया। उस प्रांतों में निजामत कार्यों, सैन्य सुरक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए देने का प्रावधान था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 72 रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कंपनी और नवाब दोनों का शासन था। कंपनी के पास प्रशासनिक, निजामत और दीवानी दोनों अधिकार थे, जो उसे क्रमशः बंगाल के सूबेदार और सम्राट से मिले थे। नवाब धन और सेना दोनों के लिए कंपनी पर निर्भर था। संक्षेप में, नवाब एक कठपुतली शासक बनकर रह गया। दूसरी व्यवस्था के कारण प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई, जिससे न तो कंपनी और न ही नवाब को जनता के कल्याण की परवाह थी। कंपनी प्रभाती अंता वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। कंपनी के विरुद्ध मैसूर का प्रतिरोध। अंग्रेजों ने पहले मैसूर तालीकोटा का युद्ध 1565 में हार के कारण विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद विदेह राजवंश में मैसूर पर शासन किया। बाद में हैदर अली ने शाही अधिकार छीन लिया और वर्ष 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। की रक्षा के लिए सेना को मजबूत करने के उपाय किए। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल, जो तमिलनाडु में एक हथियार फैक्ट्री की स्थापना की और उन्हें पश्चिम शैली का सैन्य प्रशिक्षण भी शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1761 से 63 में डोड, बल्लार, पुसेरा, होसकोटे पर कब्जा कर लिया, मुगलों को अपने अधीन कर लिया। 1774 से 76 के दौरान हैदर अली ने मराठों पर कई बार छापे मारे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला। हैदर अली ने अंग्रेजों को हराने के लिए मराठों को शांत करने और हैदराबाद को निजाम को अपना सहयोगी बनाने के लिए कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। हैदर अली ने मद्रास पर हमला किया और अंग्रेजों को मैसूर के लिए अनुकूल परिणामों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। फ्रांसीसियों के साथ हैदर अली की दोस्ती ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। उन्होंने माहे पर कब्जा करने की कोशिश की, जो हैदर अली के संरक्षण में था। हैदर ने अंग्रेजों के खिलाफ मराठा और निजाम के साथ गठबंधन बनाया। उन्होंने कर्नाटक पर हमला किया
आर्केट पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1781 में जनरल बैली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हरा दिया। सर एयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेज मराठों और निजाम को हैदर के गठबंधन से अलग करने में कामयाब रहे। नवंबर 1781 में हैदर को फिर से अंग्रेजों का सामना करना पड़ा और पोर्टो नोवो में हार का सामना करना पड़ा। असफलता के बावजूद उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अंग्रेजों को हराया। उन्हें कमांडर ब्रैथवेट को पकड़ लिया। वर्ष 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके बेटे टीपू सुल्तान को बिना किसी निर्णायक परिणाम के एक और वर्ष तक युद्ध जारी रखना पड़ा। लंबे और अनिर्णायक संघर्ष का सामना करते हुए दोनों पक्षों ने शांति का विकल्प चुना। मार्च 1784 में हस्तांतरित मैंगलोर की संधि ने शत्रुता के दौरान प्रत्येक पक्ष द्वारा लिए गए क्षेत्रों की वापसी का समझौता किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 टीपू और त्रावणकोर राज्य के बीच विवाद अंग्रेजों द्वारा त्रावणकोर का पक्ष लेने के कारण युद्ध में बदल गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और अपने आक्रमण में सफल हुए। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन किए गए। अंग्रेजों ने 12 महल डिंडोगुल मालाबार पर नियंत्रण हासिल कर लिया। मराठों ने तुंगभद्रा के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। निजाम ने कृष्णा से पेन्नार तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया, जिसमें से आधा तुरंत भुगतान किया जाना था और बाकी किस्तों में प्रदान किया जाना था। टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। जब वैडेयर राजवंश का हिंदू शासक की मृत्यु हो गई और टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित किया, अंग्रेजों ने अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की। नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली टीपू के फ्रांसीसियों की मित्रता को लेकर चिंतित था। टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध 17 अप्रैल 1799 को शुरू हुआ। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम पर कब्जे के साथ समाप्त हुआ। टीपू को अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और हैरिस के हाथों के साथ हार का सामना करना पड़ा। लॉर्ड वेलीजली के भाई अर्थात वेलीजली ने इस संघर्ष में भाग लिया। अंग्रेजों को मराठों और निजाम ने संघर्ष मिला उनकी सहायता के लिए क्षेत्रीय लाभ का वादा किया। मैसूर के पिछले हिंदुशाही परिवारों के लिए नाबालिग को अंग्रेजों द्वारा लागू की गई सहायक संघ प्रणाली के अधीन नए महाराजा के रूप में नियुक्त किया गया। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर का नया राज्य छोटे शासक कृष्ण राजपूती के अधीन पुराने हिंदू राजवंश को वोडेयर को सौंपा दिया गया, जिन्होंने सहायक संघ स्वीकार करने का निर्णय लिया। वर्ष 1831 में विलियम बेंटिंक ने मैसूर में कुशासन का दावा किया और नियंत्रण ले लिया। बाद में वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन ने राजकोष का शासन को बहाल कर दिया। बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40 के तहत मराठा संघ की एक प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें प्रत्येक प्रमुख परिवार के प्रभाव क्षेत्र सौंप गया, जिसमें उन्होंने मराठा राजा साहू के नाम पर शासन किया। प्रथम मराठा परिवार इस प्रकार है: बड़ौदा के गायकवाड़ा, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सुंदरा, पूना के पेशवा। अंततः मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान हार गया और इसके साथ ही वर्ष 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई, जिससे पेशवाओं का नियंत्रण कमजोर हो गया। मराठा संघ पहले की तरह एकजुट नहीं थे और अंग्रेजों ने बम्बई जैसे नए क्षेत्र को अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इन विभाजनों का लाभ उठाया। मराठा नेतृत्व के भीतर उत्तराधिकारियों को लेकर असहमत के परिणामस्वरूप नाना फडणवीस की अध्यक्षता में 12 मराठा प्रमुखों ने रघुनाथ राव के स्थान पर सिद्धू सवाई माधवराव का समर्थन किया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों में मदद मांगी और सूरत की संधि 1775 पर हस्ताक्षर किए।
जिसमें सियालकोट और बेसिन क्षेत्र अंग्रेज को सौंप दिया गया। हालांकि ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल में सहमति जताई और वर्ष 1776 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें रेजिडेंसी में रघुनाथ राव को हटा दिया गया, उन्हें पेंशन थी। नाना फडणवीस ने संधि का उल्लंघन किया, युद्ध छिड़ गया। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया था। उन्होंने अंग्रेजों को फंसाने के लिए झुलसी पृथ्वी नीति का इस्तेमाल किया। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन होस्टिंग ने वडगांव की संधि को स्वीकार कर दिया और एक बड़ी सेना की स्थापना की। अंततः सिंधिया को हरा दिया, उन्हें चालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। सालसेट को अंग्रेजों के कब्जे में रहना था, जबकि पुरंदर की संधि के बाद जीते गए सभी क्षेत्र मराठों को वापस कर दिया जाना था। रघुनाथ राव को पेशवा में केवल भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए और अंग्रेजों द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी। पेशवा को किसी अन्य यूरोपीय राष्ट्र का समर्थन नहीं करना होगा और मराठा एवं अंग्रेज दोनों को यह वचन देना होगा कि उनके सहयोगी एक दूसरे के साथ शांति में रहें। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। आगे मराठों के बीच विभाजन के कारण अंग्रेजों को मराठा मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। वर्ष 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु से अंग्रेजों को अतिरिक्त लाभ हुआ। जैसे ही जसवंत राव ने उन पर आक्रमण किया, बाजीराव द्वितीय घबराकर भाग गया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। पेशवा को कंपनी से 6000 से अधिक सैनिकों को देसी सेना प्राप्त होगी। पेशवा ने सूरत शहर को आत्मसमर्पण करने के साथ साथ कंपनी के अतिरिक्त क्षेत्र भी सौंप दिए। पेशवा को किसी भी राष्ट्र के यूरोपीय लोगों को अंग्रेजों के साथ युद्ध में नियुक्त नहीं करना चाहिए, साथ ही अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को नहीं रखें। पेशवाओं ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, लेकिन सिंधिया और भोसले परिवार ने मराठों को स्वतंत्रता बचाने की कोशिश की। फिर वे दोनों आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों से हार गया और कमजोर सुरजी अजनगांव की 1806। सुरजी अंजनगांव की संधि 1803 तथा देवगांव की संधि 1803 पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा हार के कारण राजपुर घाट की संधि 1806 पर हस्ताक्षर किए। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1719। लॉर्ड होल्स्टिंग का इरादा ब्रिटिश शर्त पर लागू करने का था। चाय को छोड़कर चीन में व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसलिए व्यापार के लिए नए बाजारों का नए क्षेत्रों पर धावा बोल दिया, जिससे मतभेद पैदा हो गया। हालांकि उन्होंने मराठों पर पिंडरियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। लॉर्ड होस्टिंग्स ने अन्य मराठों नेता बेसिन की संधि के आते सिफर पेशवा के साथ एक संधि कहा गया। उन्होंने इस संधि की व्याख्या स्वतंत्रता के प्रति अपने पूर्ण समर्थता के रूप में की। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा प्रमुखों को एकजुट किया और नागपुर में रेजिडेंसी पर हमला किया। हालांकि मराठा राज्यों में खराब प्रशासन के कारण मराठा काफ़ी कमज़ोर हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने जवाबी हमला किया और पेशवा तथा अन्य परिवारों को हरा दिया। पेशवा के साथ पूना की संधि 1807
तरह पर हस्ताक्षर किए। सिंध की विजय मीर फतह अली खान के नेतृत्व में तालपुला बलूच जनजाति वर्ष 1773 पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। सिंध की विजय, पंजाब की विजय, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ब्रिटिश भारत के देशों का साथ संबंध, आंग्ल अफगान युद्ध, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।